जी मैम। ओके। चलिए आगे आगे का ले लें अभी। जी जी ले लीजिए। ओके। अब इसके यौगिक उपचार हैं। इसमें षटकर्म में जलनेति बताया है, प्राणायाम में नाड़ी शोधन, शीतली, चंद्रभेदी, भ्रामरी। कुंभक का प्रयोग नहीं करना है। अब हाई बीपी जैसा हमें पता है ना कि इसमें जो प्राणायाम होंगे वो ये शांति वाले प्राणायाम ही होंगे। आसन में सुखासन, वज्रासन, पवन मुक्तासन, शवासन। ध्यान में योग निद्रा सबसे प्रभावी है। आप इसको एक टेबल फॉर्मेट में भी बना सकते हैं या इस तरह सीधा भी लिख सकते हैं। ये जैसे ही आप बताएं तो मैं आगे की स्लाइड स्टार्ट कर दूंगी। स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने तो। ओके। ममता जी, पूजा जी, आप बता देना जैसे ही हो जाए। हाई बीपी के बाद नेक्स्ट आएगा हमारा एंजाइना पेक्टोरिस। जी मैम। ओके, अब आगे ले लेते हैं। एंजाइना, ये हृदय की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह की कमी के कारण, ब्लड फ्लो जब कम हो जाता है, कमी बताइए मसल्स में, तो सीने में जो बेचैनी या दर्द होता है वो एंजाइना कहलाता है और ये कोरोनरी यानी हृदय रोग से संबंधित होता है। पूजा जी आगे ले लें। आगे आप ऐसे करिए, आप रीड कर दीजिए, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो मैं आगे का क्योंकि आप देखिए इसमें जो कारण और प्रकार आएगा ना, मतलब मेन चीजें यही हम लोगों के सबके समझने की है। इसका कारण हाँ। है कोरोनरी धमनियों में फैटी डिपॉजिट जमा होने से रक्त प्रवाह में बाधा होती है और रक्त हृदय की मांग के अनुसार प्रवाहित नहीं हो पाता है। हार्ट को जितना चाहिए ब्लड उतना नहीं, जितनी डिमांड है उतना फ्लो नहीं हो रहा है। और जो कोरोनरी ये धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उसमें जो फैटी डिपॉजिट हो जाता है उसकी वजह से फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है। लाइक हम घर में भी हमारा होता है वॉश बेसिन, उसका जो ब्लॉक हो गया इन केस, तो हाँ मोनिका मैम बताइए। इसमें ये बताइए, ये जो धमनियां हैं तो ये आर्टरीज और वेन्स दोनों आ गई चीजें इसमें। ठीक है। आर्टरी और वैसे धमनी वर्ड है ना, ये आता इसी के लिए है, आर्टरीज के लिए, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। ये हाँ। इसको लर्न करने का तरीका भी हमने सुना था ना, धम धम कौन करता है, हाथी चलता है धम धम की आवाज आती है, हाथी वेजिटेरियन होता है। इट मीन्स जो धमनी में रक्त बहता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड और जो ऑक्सीजनेटेड। तो धमनी वर्ड आए तो आर्टरीज से ये, यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो जो जा रहा है पूरी बॉडी में, उसमें फैटी डिपॉजिट हो गया है, इसलिए ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। अब की टाइप्स, स्थिर एंजाइना यानी स्टेबल एंजाइना, ट्रिगर बेस्ड है, एक्सरसाइज, कोल्ड टेम्परेचर, 5 से 15 मिनट का दर्द, दवा से राहत मिलती है। अब अगर किसी को इस तरह का कुछ फीलिंग आती है तो 5 से 15 मिनट जब दर्द होगा दवा दी जाएगी, उससे राहत मिलेगी। एक्सरसाइज, टेम्परेचर सही हुआ। अनस्टेबल में जब ये ज़्यादा हो जाता है तो हार्ट अटैक का संकेत है। एक
इशारा किया जा रहा है कि अगर 15 मिनट्स हो चुके हैं और दवा से भी आराम नहीं मिल रहा है, देन वो हार्ट अटैक है, उसको इमरजेंसी माना जाएगा। तो अब आप ये स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट करेंगे, जो भी है आप मुझे बता दें, तो उस अकॉर्डिंग हम आगे कर लेंगे। हाँ मैम, आगे कर दीजिए, हम स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ओके, फिर ठीक है, आगे देख लेते हैं। वैसे तो मैम अब जब भी नेक्स्ट क्लास लेंगे ना, तो ये पूरा एक्सप्लेन तो वही करेंगे प्रॉपर्ली। चलिए, अब साइंस एंड सिम्टम्स हो गए इसके। सीने में दबाव, जकड़न, भारीपन, हाथ, गर्दन, जबड़े, कंधे और पीठ में दर्द होना, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होना, इंडाइजेशन हो गया, सांस लेने में तकलीफ, थकान, मतली यानी वॉमिट फीलिंग, पसीना, स्वेटिंग होना, चक्कर आना, हेड स्पिन होना। मतलब बीपी जब होता है तब भी ये कुछ थोड़ी बहुत चीजें तो होती है कि श्वास प्रॉपर नहीं आता है, लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। अब ये तो इसको जब आगे की स्टेज बता दी कि अगर ये फ्रिक्वेंटली रहा तो हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हो गए हैं। और यौगिक उपचार देखेंगे इसका। षटकर्म, जलनेति, कपालभाति, प्राणायाम में। हाँ, इसमें भी देखिए कहीं पे भी कोई इस तरह का प्राणायाम नहीं है जो कुछ टफ हो, यानी भस्त्रिका वगैरह जो मैम मना करते हैं ना, नहीं करवाना है। वो सिंपल वाले उद्गीत, नाड़ी शोधन, उच्चाई। आसन में पवन मुक्तासन प्रथम भाग यानी जो सूक्ष्म व्यायाम का जो पार्ट 1 है वो सारा आ जाएगा। वज्रासन, शशांकासन, सर्पासन, योग मुद्रासन, गोमुखासन, भू नमनासन, सेतु बंधासन, ताड़ासन। और शिथिलीकरण ध्यान मेडिटेशन में योग निद्रा और शवासन बताया है। नेक्स्ट ले लें। जी। और अब ये जो कार्डियक अस्थमा है, आई थिंक ये इसमें नहीं है, ये नेक्स्ट स्टार्ट हो गया या इसी में ही? सिलेबस में तो नहीं दे रखा ना? नहीं मैम, अस्थमा नहीं है। हाँ, बट ये होता इसी से रिलेटेड है। जैसे स्लीप एपनिया है ना, वो है अस्थमा की प्रॉब्लम, लेकिन वो ओबेसिटी की वजह से है, तो वहां पे भी वो कनेक्ट होगी। वैसे कार्डियक अस्थमा, कि ये अस्थमा नहीं है बल्कि लेफ्ट साइड जो है हार्ट का, वहां की विफलता होने से जो खांसी या घरघराहट रहती है हमेशा। क्योंकि ये पूरा देखिए इसमें कैसे अच्छे से दे रखा है ना रीजन। तो आई थिंक ये मैम ने अगर कंटेंट दिया है तो कहीं ना कहीं इसमें रिलेट तो इस तरह से होगा। अस्थमा में नहीं है ये, इसको इसमें लिया है क्योंकि कार्डियक वर्ड आ गया ना, तो है तो हाँ मैम। हार्ट से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें ये लेफ्ट साइड बताइए ना। हाँ, इसमें लिखा हुआ है। जब हृदय का हम डायग्राम बनाते हैं तो वो एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स तो राइट एंड लेफ्ट बनते हैं ना, तो इसमें जो लेफ्ट वाला है उसकी विफलता के कारण जब खांसी या घरघराहट होती है तो फेफड़ों और वायु मार्ग के आसपास जो तरल पदार्थ जमा हो जाता है। नमस्ते अंजू मैम, ये कार्डियक अस्थमा वाला चल रहा है। मैम ने जो बताया था ना कंटेंट के बारे में, तो इस तरह से हम ये स्लाइड शो कर रहे हैं। तो आपके पास कंटेंट ऑलरेडी है तो ठीक है, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। और वैसे मैम समझाएंगे आज, अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो कल। ओके मैम, आप कंटिन्यू करो। ओके, चलिए ठीक है। अब ये डायबिटीज के बारे में होगा डिस्कस। इसमें अंतःस्रावी व चयापचय रोग, ये इसकी टाइटल है। अब इसमें सबसे पहले डायबिटीज, ये चाहो तो आप है ना, अभी नोट्स तो बनाने ही है शॉर्ट, तो बेटर होगा हम सभी इसको थोड़ा लिख लें शॉर्ट में। ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है ना, समझना जरूरी है। अभी बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा। इसमें तो सिंपली मींस टाइप 1 टाइप 2 टेबल फॉर्म में, जैसे मैंने नोट्स भेजे थे ना मेरे हैंड रिटन, तो टेबल फॉर्म में क्या है, चीजें क्विकली लर्न भी हो जाती है, नोटबुक खोलते ही वो नजर उसी पे जाती है। और नहीं तो आप अगर इसका भी ले रहे हैं स्क्रीनशॉट, बाद में बना लेंगे, तो मैं आगे कर देती हूँ, बताइए। क्योंकि कंटेंट मैम ने मेनली बोला था कि शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो कंटेंट शेयर कर दो। वैसे तो एक डिजीज आज हमारी कवर हो जाए वो काफी है कार्डियोवास्कुलर में, एंजाइना पेक्टोरिस। ये दूसरी वाली शुरू हो गई मैम, डायबिटीज वाली। हाँ, ये तो नेक्स्ट थर्ड वाला स्टार्ट हो गया ना। हाँ। तो
अब अगर आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं तो आप है ना उन सबको तो प्रॉपरली, वैसे भी शॉर्ट में ही है, सारे नोट्स है ना, ये बहुत डिटेल नहीं है। वो ब्रीदिंग वाला भी तो कितने शॉर्ट में थे ना, सारे नोट्स काफी अच्छे से समझ में आ गए थे। तो वैसे ही डायबिटीज मेलाइटिस, यह एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या उसकी प्रतिक्रिया नहीं देता। इससे रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब इसमें ये कहेंगे कि मीन्स ग्लूकोज हमने जब खाना खाया, स्टमक में आया, उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ ग्लाइकोजन बनने का, वो लिवर में जाएगा। अब ये जो भी एनर्जी स्टोर होती है ये हमारी सेल्स लेती है, तो सेल्स उसको ब्लड के थ्रू ले लेती है अंदर। अब सेल में जो न्यूक्लियस है वहां पे ये पहुंचा, बट जिन्हें इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो रहा है पैनक्रियास से, तो एक तरह से वो गेट पे खड़ा है, नॉक कर रहा है, बट उसके लिए गेट ही नहीं खुल रहा, तो वो अंदर जा नहीं पा रहा। अब जब ग्लूकोज अंदर नहीं पहुंचेगा तो बॉडी में वीकनेस आएगी, घाव नहीं भरेगा। डायबिटिक लोगों को जब कोई कट लग जाता है तो जल्दी से घाव नहीं भर पाता है, तो बॉडी उसको यूज ही नहीं कर पा रही है, मीन्स सेल उसको ले ही नहीं पा रही है, तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो उसकी वजह से फिर डायबिटीज हो जाता है। अब इसमें भी दो टाइप्स है कि जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बना ही नहीं रहे, तो वो बाहर से इंटेक होता है इंजेक्शन के थ्रू। और एक है कि टाइप 2 में बन तो रहा है लेकिन वो एंटर नहीं हो रहा है, तो वो यूज ही नहीं कर पा रहा, उसका बॉडी उसको कंज्यूम नहीं कर पा रही है। अभी ठीक है, आगे ले ले। जी। इसके रीजंस देखें, अगर कॉजेज देखें तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के ये रीजंस दिए हुए हैं। जो सेकंड वाला है उसमें मोटापा, ओबेसिटी की वजह से, और आनुवंशिकता, हेरिडिटी से भी जो आता है ये वो है। ये आप देख लीजिए, इसके अंदर तो काफी सारा मीन्स हमारा लिखने का कंटेंट है, एक्चुअली लर्न करने का भी है। इसको आप चाहें तो अभी नोट करें या स्क्रीनशॉट जैसा भी है यू कैन इन्फॉर्म। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। हाँ मैम, ठीक है, फिर आगे वाला ले ले। हाँ यस मैम, रीड कर लेंगे और वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे वाला ले लो। तो इसको मैं आप लोगों ने कर लिया रीड, आगे ले ले या मैं पढ़ के मैं बोलूं? वैसे तो हाँ मैम, आप चलिए ठीक है, मैं बोल देती हूँ, बाकी वैसे तो प्रॉपर विजिबल है ना सारा। चलिए, इसके दो कारण बताएं। टाइप 1 का कारण मीन्स कॉजेज क्या है, टाइप 1 क्यों होती है? ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स से अग्नाशय की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जो पैनक्रियाज में जो सेल्स है वो नष्ट हो गई है। और दूसरे में है कि मोटापे की वजह से आनुवंशिकता, कुछ हेरिडिटी आई, कुछ इनएक्टिविटी, कुछ डाइट का ध्यान नहीं रखना, फैटी हो कोई हो गया है, तो फिर वो टाइप 2 डायबिटीज उसमें आएगी। जैसा हमने पहले जो डिफरेंस देखा था पहले वाली स्लाइड में, अगर जाके देखें तो यहाँ पे तो है कि इंसुलिन बन ही नहीं रहा है तो इंजेक्शन से लिया जा रहा है, और यहाँ है कि बन तो रहा है टाइप 2 में बट उसका यूज नहीं कर पा रहा है, बॉडी उसको काम में नहीं ले पा रही है। तो वैसे इसमें हो गया कि यहाँ पे ये हो गया कि कोशिका सेल ही डेड हो गई, तो बन ही नहीं रहा है, और यहाँ बन रहा है बट बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही है। अब दूसरे जोखिम के कारण एज 40 प्लस में जब आ जाते हैं, ऐसा कहते हैं ना 40 के बाद नमक शक्कर कम कर देनी चाहिए, एक्सरसाइज बढ़ा देनी चाहिए, प्रोटीन का यूज कम करना चाहिए, तो ये सब इसीलिए बताते हैं क्योंकि उसके बाद स्पेशली लेडीज में जब मेनोपॉज का भी टाइम आता है 45 अराउंड, तब इसका खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। रक्तवाहिका रोग, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, गर्भकालीन डायबिटीज का इतिहास, अगर किसी को लाइक कोई बेबी है उसकी मदर को प्रेगनेंसी टाइम में डायबिटीज था तो उस बच्चे में बहुत ज्यादा संभावना होती है कि वो भी डायबिटिक हो। मानसिक विकार, ये जो भी हमने मेंटल डिजीजेस पढ़ी है ना, बाइपोलर, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, इनकी वजह से भी ये हो जाता है, क्योंकि ये सब होते हैं डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब मनोरोग है, ये हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो इसके अंदर डायबिटीज में भी क्योंकि ये साइकोसोमेटिक है तो मनोकायिक रोग है, तो ये भी इसे अफेक्ट करते हैं। और मेडिसिन, ये सारी जो मेडिसिन आई थिंक इनका बहुत ज्यादा कोई यूज कर रहा है, एंटीवायरल एंड एंटीसाइकोटिक, ये जो नहीं ले इनको फ्रीक्वेंटली कोई यूज कर रहा है ना, तो वो भी बॉडी में इस तरह से ये नुकसान करेगा और डायबिटीज का कारण बनेगा। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, बार बार सिस्ट बनना ओवरी में, जो
पर मंथ एग बनता है वो प्रॉपरली अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ और फिर वो पीरियड्स के रूप में जितना उसको एग्जिट होना था वो नहीं हो रहा है तो पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाएगा। स्लीप एपनिया जिसमें होता है नींद नहीं आना, रात को प्रॉपरली नींद पूरी नहीं होना। अब इसकी बात करें कि सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो ये टाइप 1 के सिम्टम्स हैं और इस साइड में ये टाइप 2 के सिम्टम्स हैं। टाइप 2 में आई साइट का थोड़ा सा ज्यादा बताया है और इसके लक्षण धीरे धीरे प्रकट होते हैं। और टाइप 1 में क्या है ऐसा बताया ना, बच्चों में भी हो जाता है, बच्चों में भी इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। मैं सही बोल रही हूँ ना, मैम ने समझाया तो था। यस मैम, यस मैम। सही है। अरे मैं गलत बोलूँ तो करेक्ट कर देना, मैं खुद भी कुछ ज्यादा नहीं जानती, सिंपली वो तो अपन मिलके कर रहे हैं बस डिस्कस। यस मैम, सही कर रहे हो। चलो फिर ठीक है। ठीक है, आगे ले ले, स्क्रीनशॉट ले लेना आप तो। जी। अब इसके यौगिक ट्रीटमेंट देखिए। अगर षटकर्म की बात करें तो कुंजल, लघु शंख प्रक्षालन आसन में मत्स्येंद्रासन, मयूरासन, भुजंगासन, धनुरासन, हलासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तानासन। इसमें है नहीं बट मुझे लगता है मंडूकासन बहुत इफेक्टिव होता है इसमें। जब इस तरह से पोज बनता है ना तो इधर तो हमारा लिवर, इधर पेनक्रियास, तो दोनों इस चीज से जब प्रेस होते हैं, दबते हैं ना, तो वो बहुत इफेक्टिव होता है। जो सिक्रेशन है वो प्रॉपर होता है उससे। यस मैम, दो मंडूकासन और गोमुखासन, गोमुखासन इसके लिए बेस्ट होता है। वो भी नहीं लगेगा। गोमुखासन तो मुझे अस्थमा के लिए पता था, इसके लिए मुझे गोमुखासन का नहीं पता था। गोमुखासन से पेनक्रियास पे कैसे, मतलब यूं करेंगे तो ये होगी ना, तो पेनक्रियास आएगा। उसका दे रखा था इस कंसेप्ट गोमुखासन का डायबिटीज के लिए। अच्छा चलिए, मैम से पूछेंगे, डिफिकल्टी आई है क्योंकि मुझे लगता है गौमुखासन चेस्ट ओपन करता है तो हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, हार्ट फैलता है, वो सॉरी लंग्स अच्छे से स्ट्रेच होते हैं, तो ये अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है गौमुखासन। और ये अर्ध मत्स्येंद्रासन या वक्रासन हम करते हैं तब हम इस तरह से, जब बॉडी हाफ स्पाइनल ट्विस्ट होता है तो पेनक्रियास पे, और जब इधर से करते हैं तो लिवर पे अच्छा सा प्रेशर बिल्ड होता है। तो मुझे लगता है कि ये पूछेंगे, चलिए नोट कर लेते हैं इसको, जब भी मैम अभी अगर आते हैं या कल तो हम ये जरूर पूछेंगे। अपर्णा मैम से पूछें। अपर्णा मैम, गौमुखासन डायबिटीज में हेल्पफुल है? चलिए, ये सारे प्राणायाम हुए। रेस्पिरेटरी में हेल्पफुल है। डायबिटीज में मेनली मंडूकासन, अर्ध वक्रासन और अर्ध मत्स्येंद्रासन, ये बेनिफिशियल है। गौमुखासन में बेसिकली आपके चेस्ट का एक्सपेंशन होता है तो लंग्स का एक्सपेंशन हुआ तो आप ज्यादा इनहेल एक्सहेल कर पाते हो। गौमुखासन वेरिकोज वेन के लिए बेटर है और आपके सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बेटर है। ओके चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट वन। अब इसमें ये तो नेक्स्ट आ गया ना, ये भी ले लेना है आज। हाँ, इसी में है ये ना, चुल्लिका ग्रंथि की न्यूनाधिक्य संबंधी रोग, हाइपो एंड हाइपर थायरॉयडिज्म। चलिए ले लेते हैं। थायराइड ग्रंथि अत्यधिक मात्रा में T3 एंड T4 हार्मोन बनाती है जिससे चयापचय तेज हो जाता है। इसका रीजन है ग्रेव्स रोग, ऑटो इम्यून स्थिति, इसके ये मेन रीजंस है। दूसरे रीजंस की बात करें तो एक्सट्रीम आयोडीन, थायराइडिटिस, अंडाशय वृषण, पिट्यूटरी ग्रंथि के सौम्य ट्यूमर और दवाओं से उच्च T4 लेवल। इसके बारे में मैं कुछ भी ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, अगर आप में से जो भी कोई एक्सप्लेन कर सके तो कर दे, नहीं तो आप मैटर नोट कर लें, मैम समझा देंगे। जी मैम, आप तो रीड कर दीजिए। नहीं, रीडिंग तो मैंने करी थी। रीडिंग तो कर दी, बट मुझे ना खुद को ये चीजें मीन्स ये तो पता है यहाँ पे थायराइड एंड पैराथायराइड जो ग्लैंड्स होती है और मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करती है। अपर्णा मैम पॉसिबल है तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। हाँ बेसिकली यही है कि
एक हाइपो होता है थायराइडिज्म और एक हाइपर होता है। हाइपो में आपका कम होता है हॉर्मोन्स का सिक्रीशन जो होता है, हाइपर में ज्यादा होता है। ज्यादा होता ठीक है। और जैसा इसमें लिखा हुआ है कि T3 और T4 हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी बनाती है। इससे क्या हो रहा है, हमारा मेटाबॉलिज्म ज्यादा एक्टिव हो रहा है। ठीक है ना। तो कारण में इन्होंने मेनली दिया, एक तो ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से एक मेन रीजन हो गया। पर थायराइड के लिए मैं मानती हूँ कि हमारा एक तो जैसे प्रेगनेंसी टाइम में आपका हॉर्मोन्स में बहुत ज्यादा चेंज होता है, तो तब भी होने की संभावना होती है। और कुछ हद तक मैं लाइफस्टाइल को भी जिम्मेदार मानती हूँ थायराइड के लिए। ओके एक एज के वजह से भी होता है, आपका लाइफस्टाइल और स्पेशली आप जो डाइट गलत खा रहे हो उसकी वजह से भी थायराइड होने के चांसेस होते हैं। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, हाइपर में मेरे ख्याल से वेट बढ़ता है ज्यादा, हेयर ग्रोथ ज्यादा होती है। अच्छा, आपने सिम्टम्स भी बता दिए। ठीक है। हाइपरथायराइडिज्म में हो गया कि आपका हार्ट बीट तेज हो रही है, हाई बीपी होगा, हाथ पैर कांप रहे हैं, पसीना बहुत आ रहा है और गर्मी को आप सहन नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। अधिक आपका स्टूल पास भी ज्यादा हो रहा है, वजन घट भी रहा है। इसमें दोनों चीजें भी होती है, वजन बढ़ता भी है और घटता भी है। पीरियड्स आपके रेगुलर हो गए। उसके बाद में गंडमाला नहीं मालूम मेरे को, गले से रिलेटेड ही कोई। गले से स्वेलिंग आ जाना, स्वेल। हाँ ठीक है, गले में स्वेलिंग आई, भूख बढ़ रहा है, बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, बाल झड़ रहे हैं या आपको ईचिंग ज्यादा हो रही है स्किन पर। और इसमें मेल ब्रेस्ट भी बढ़ जाती है। ठीक है। फिर वोमिटिंग की फीलिंग रहती है और आप ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, फोकस नहीं कर पाते हो आसानी से। तो ये सारे तो सिम्टम्स हो गए। इसमें हाँ ठीक है, इसमें हेयर ग्रोथ एक सबसे मेन होता है। कई बार जैसे फीमेल्स के हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, मेल्स की तरह से हो रही है। ओके, अभी जो हमने पहले लक्षण किए थे वो किसके थे? वो हाइपो थे, ये हाइपर है, ये देखिए। अच्छा, ये भी हाइपर लिखा हुआ है, हाइपर थायराइडिज्म। ओके, ये वही सारे पॉइंट्स हैं, इंग्लिश में और हिंदी में जैसे हम जो बात कर रहे हैं वो आ रही है चीजें। आई थिंक वो रिपीट हो गया था, अब ये हाइपो है। वो अभी तक जितने भी थे ना रिपीटेड, वो हाइपर के थे। हाइपर था। अब ये हाइपो यहाँ से स्टार्ट हाँ हुआ। हाँ ठीक है। हाइपो में क्या हो रहा है, हमारा जो सिक्रीशन हो रहा है हॉर्मोन्स का वो कम हो रहा है। ठीक है। और उसके सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं, हमारी मसल्स में स्टिफनेस आती है। जैसे कई बार ये होता है कि आप नॉर्मल मोड में भी होता है, ये जनरली जैसे आप सो करके उठे तो स्टिफनेस है बहुत ज्यादा, हाथों पैरों में अकड़ाहट है, सारी मसल्स में कहीं भी हो सकती है, उनमें पेन भी हो सकता है। उसके अलावा गला बैठ रहा है, जैसे आवाज आपकी आप और जो वोकल कॉर्ड है वो आराम से अच्छे से आप क्लियरली नहीं बोल पा रहे हो। उसके बाद में सूजा हुआ संवेदनशील चेहरा होता है, पफीनेस आपके फेस पे या सेंसिटिविटी आपके फेस पे फील होती है, स्किन पे फील हो रही है। अब यहाँ पे कॉजेज में वही ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हो गया, या जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारी अंडर एक्टिव है तो हाइपोथायराइडिज्म हुआ। ठीक। अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, यौगिक ट्रीटमेंट की, तो षटकर्म में कपालभाति, कुंजल और धोती ये हुए। प्राणायाम में उज्जयी प्राणायाम हुआ, भ्रामरी प्राणायाम हुआ और ओम चैंटिंग भी होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ। प्रणव उच्चारण जिसे हम बोल रहे हैं। उसके बाद में मुद्रा बंद है, जालंधर बंद, महाबंद, महा महामुद्रा, पाशिनी मुद्रा, सिंह क्रांति मुद्रा। आसन में सिंहासन, विपरीत करणी, सर्वांगासन, हलासन, कर्ण पीड़ासन, चक्रासन, मत्स्यासन, सूर्य नमस्कार, मार्जरी आसन, जानु शीर्षासन, भुजंगासन। अभी इनका मैं एक बार और टैली करके और प्रॉपरली मैम से पूछ के स्लाइड से शेयर कर देंगे। हाइपो एंड हाइपर के सिम्टम्स में जो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रहा है ना, कि या तो मुझसे कंटेंट बना, मतलब कंटेंट को पेस्ट करते समय कुछ जो हुआ है,
उसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके फिक्स करके फिर बता देंगे इससे। अपर्णा मैम आपको विजिबल है तो मैं एक बार शो करूं कि मैम मैं शेयर कर दूंगी इसका। क्या हुआ? एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो शायद वो सिग्नल्स का कुछ इशू रहा होगा। हाँ बीच में आपकी आवाज नहीं आई थी इसीलिए। जी जी जी। या तो मैं इसे टैली करके और फिर मैं ग्रुप में ही सेंड कर दूंगी, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है चलिए अभी जितना था ना आगे तो फिर ओबेसिटी है, क्योंकि अब फिर टाइम भी इतना नहीं है कि ओबेसिटी को पूरा मैं दिखा दूं, या मैं केवल ओबेसिटी दिखा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब लोग तो फिर मैटर बन जाएगा। ऐसा कर लें? ये ओबेसिटी, इसमें ये लक्षण है। अंडरवेट बिलो 18.5, 18.5, 24.9 नॉर्मल मानी जाती है। ये ओवरवेट, आई थिंक ये मैम ही समझाएंगे, एज के अकॉर्डिंग होता है ना, हाइट एंड एज, हाइट मेनली देखी जाती है। एक्सट्रीम ओबेसिटी, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, आपने स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो। इसके कॉजेज, रीजन क्या है? एक्सट्रीम कैलोरी इनटेक, कम व्यायाम करना, हेरिडिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, कुछ बीमारियां और दवाएं, सामाजिक और आर्थिक कारण, प्रेगनेंसी में और धूम्रपान छोड़ना, नींद की कमी। ये इसका यौगिक उपचार है। षटकर्म में कुंजल, लघु शंख प्रक्षालन, कपालभाति, अग्निसार, आसन में सूर्य नमस्कार, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, उत्तान पादासन, वज्रासन। प्राणायाम की बात करें तो भस्त्रिका, सूर्यभेदी, नाड़ी शोधन, भ्रामरी। मुद्रा में बंध, और मुद्रा बंध की बात करें तो महाबंध, शिथिलीकरण, योग मुद्रा, इसमें मेडिटेशन जो बताया। ठीक है ये इसका यौगिक उपचार हो गया। आई थिंक ये आगे अब मैम ही ले लेंगे तो ठीक रहेगा, और मैं उसको भी फिक्स कर दूंगी। 3-4 स्लाइड्स और हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसमें ये सिम्टम्स है और ये कॉजेज हैं। ये वही रिलेट हो रहा है इसमें जो हमने डायबिटीज से स्टार्ट किया था ना। मेटाबॉलिक तो मेटाबॉलिज्म वही चयापचय जो डाइजेशन होता है उसी से रिलेटेड है। इंसुलिन प्रतिरोध, यौगिक उपचार पूर्ववत जो पहले थे वही रहेंगे। हो गया, ये लास्ट ही है, लास्ट स्लाइड है बस। आई थिंक हमारे ये 2 कवर हो गए हैं, दोनों कवर हो गए हैं, सेकंड एंड थर्ड वाला, कार्डियोवास्कुलर भी चयापचय रोग कंटेंट वाइज। चलिए ठीक है, प्रार्थना कर लेते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए ठीक है, सेशन एंड करते हैं। सभी को प्रणाम।